सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर प्रोनाउन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हम लोग नाउन पढ़ रहे थे। आई होप नाउन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छे से मैंने कोशिश करी थी कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आज भी हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रोनाउन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। उसमें से हमने पहला ख़त्म करा, ये सेकेंड स्टार्ट हुआ है प्रोनाउन। तो बहुत बचपन से सुनते आ रहे होगे सर्वनाम। व्हाट इज़ सर्वनाम? प्रोनाउन होता क्या है? तो आपने ये डिफिनीशन तो रट रखा होगा बचपन से, आपको याद भी होगा। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के जगह लेता है, ठीक है। नाउन का जगह लेने वाला शब्द, वर्ड, उसको नाउन कहते हैं। जैसे कि राम क्या है? राम नाउन है या प्रोनाउन है? राम क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है? तो राम जो है प्रॉपर नाउन है, ठीक है। राम इज़ अ नाउन, क्योंकि नेम ऑफ पर्सन, पैलेस एंड थिंग क्या होता है? नाउन होता है। लेकिन अगर वही मैं लिख दूँ आपसे, अब बताओ, राम की जगह पे ही लिख देता हूँ। ही क्या है? ही, तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। देखो, नाउन के बदले ही आया है। तो कई बार हम जब लिखते हैं कॉपी किताब में पैराग्राफ या कुछ भी, तो कई बार हम लोग बार बार राम नहीं लिखते हैं। एक बार शुरू में राम लिख दिया, उसके बाद ही इज़ करके अपना पैराग्राफ कॉपी वगैरह में लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन का यूज़ बहुत है आपके ग्रामर में भी और आपके डेली लाइफ में भी। तो प्रोनाउन को समझना ज़रूरी है। तो फिर से डेफिनेशन बोल देता हूँ। ए प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। जनरली प्रोनाउन स्टैंड फॉर प्रो प्लस नाउन। प्रो मतलब होता है पहले, और नाउन मतलब नाउन के पहले। तो प्रोनाउन को जब तुम तोड़ोगे, प्रो प्लस नाउन, प्रो मतलब होता है पहले, नाउन से पहले आने वाले, मतलब नाउन के जगह पे आने वाले, पहले नहीं, नाउन के जगह पे आने वाले नाउन को ही प्रोनाउन कहते हैं। ओके, चलो। इट इज़ यूज टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन वर्ड इन अ सेंटेंस। जो सर कि मैंने बोला, हम शुरुआत में जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि राम, उसका लिख लिए, लेकिन बार बार तो सेंटेंस में या पैराग्राफ में राम राम नहीं लिखेंगे ना। ही इज़ करके हम लोग लिखते हैं, सी इज़ करके लिखते हैं, ठीक है। देम। अच्छा, प्रोनाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बताइए क्या क्या एग्जाम्पल है। फिर प्रोनाउन के हम लोग काइंड्स पे आएंगे। तो कुछ ही बता दो, टोटल 5 ही बता दो जो तुमको याद है। टोटल 5 ही बता दो। एक तो मैंने तुमको अभी बताया, ही इज़ अ प्रोनाउन। अच्छा, लड़की लोग के लिए, मान लीजिए कोई सीमा लड़की है, उसको मैं प्रोनाउन पूछ रहा हूँ, तो लड़की लोग के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है एज अ सब्जेक्ट? तो बोलेंगे ही का। लड़की के लिए सी आता है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट में भी प्रोनाउन यूज़ हुआ करते हैं। ऑब्जेक्ट में भी, सब्जेक्ट में ही सी होता है, लेकिन अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर। तो ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। देम भी प्रोनाउन है। एंड बहुत सारे हैं यार प्रोनाउन के, तो बहुत सारे। तो मैं टोटल आपसे 5 पूछा था, आपने उम्मीद किया होगा कि आपने 5 बताया होगा। अब इसके टोटल काइंड्स कितने हैं, प्रोनाउन के टाइप्स कितने, वो समझते हैं। देखो, प्रोनाउन के टोटल कितने काइंड्स है? पहला एक है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये कुछ इसके काइंड है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एम्फेटेटिक प्रोनाउंस, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड सो ऑन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है। बस ख़त्म। तो ये है कुछ इनके टाइप्स। अब सब आपको टाइप्स याद नहीं रखने, आपके एग्जाम में टाइप्स नहीं पूछे जाएंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आर देयर, ठीक है। तो आपको याद नहीं रखना है, आपको रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। रूल्स ध्यान में रखोगे, आप क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। तो आज टोटल क्वेश्चन कितना करेंगे हम लोग, वो भी देख लो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं प्रोनाउन चैप्टर से। मैच द करेक्ट। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकेंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है? बहुत ईजी है। फर्स्ट पर्सन कौन होगा, सेकेंड पर्सन कौन होगा, थर्ड पर्सन कौन होगा, मैच करना है। और ABCD में जो मैचिंग खा रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। अच्छा, विच पेयर इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन पर में पढ़ोगे ना, तो उनमें जब इसको समझ लोगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन को, तो वाला क्वेश्चन तुम बना लोगे। विच पेयर इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ABCD में कौन होगा? अच्छा, डैश इज़ माई पर्सनल कंप्यूटर। डैश इज़ माई पर्सनल कंप्यूटर, तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा? ठीक है, ABCD ऑप्शन दिया गया है।
अच्छा, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, प्रोनाउन के बेसिस पे आपको कौन सा सेंटेंस सही लिखा गया है आपको चूज़ करना है। टोटल 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। 10 क्या, आप 100 क्वेश्चन बना लेंगे अगर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। प्रोनाउन की है पर्सनल प्रोनाउन, सबसे पहला काइंड है इसका। व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन? तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, पर्सनल प्रोनाउंस रिफर्स टू द पर्सन और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल चीज़ें के लिए आती है, मतलब कोई पर्सन या थिंग के लिए आता है। जैसे कि कोई पर्सन है राम, राम के लिए ही आया। कोई पर्सन है लड़की में सीमा, सीमा के लिए से आया। या फिर कोई थिंग है, जैसे कि है टेबल, तो टेबल के लिए क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। तो ये सभी जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन रिफर्स टू द पर्सन और थिंग। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, मी हो गया, हर हो गया, देम हो गया, ठीक है, हिज हो गया, एंड सो ऑन, ढेर सारे हैं। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? दिस ऑल आर पर्सनल प्रोनाउंस, रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर दैट। तो ये सभी क्या है, पर्सनल चीज़ें दर्शा रहे हैं, इसलिए पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे इनको। अब कुछ रूल्स है ABCD करके, ठीक है। ए पर्सनल प्रोनाउन एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज़ इन नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, ठीक है, एंड इट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इफ इट इज़ इन ऑब्जेक्टिव केस। कहने का मतलब ये है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो समझ लो। अच्छा, जो तुम लिखते हो राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, तो राम जो होता है सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव केस, बॉय ऑब्जेक्टिव केस। जनरली हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके पढ़ते हैं, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में कंफ्यूज मत होना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ही कहते हैं। तो लाइन में बस देखो, ए में बस वही कहा गया, अगर प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो उसको हम हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे। अगर तुम्हारा नाउन ऑब्जेक्ट की तरह में यूज़ हो रहा है तो उसको हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे। अच्छा, नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देखो, सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस कहते हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस होता क्या है, नॉमिनेटिव केस होता क्या है, कुछ एग्जांपल है, लिखना चाहो तो लिख लो। जैसे कि सब्जेक्ट में जितने भी आते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट में आने वाले पर्सनल प्रोनाउन सब हो जाता है नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। ऑल जितने भी तुम प्रोनाउन को यूज़ करते हो, पर्सनल प्रोनाउन को, कहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, वो सभी के सभी नॉमिनेटिव केस आ जाते हैं। जैसे कि आई को तुम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हो, ठीक है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो इसको आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई को तुमने सब्जेक्ट बनाया है, ना कि ऑब्जेक्ट, तो ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहता है। बी, यू, ही, सी, इट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो दे को हम लोग फर्स्ट पहले यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो ये सब्जेक्टिव केस में रहता है। नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये लास्ट में यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में ये यूज़ होता है। मी, अस, यू, हिम, हर। देखो, यू जो है ना, यू सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ होता है, ध्यान देना। हिम, हर, इट, देम, ये जो है ऑब्जेक्टिव केस है। सेकेंड चीज़ इज़ दैट कि ये कुछ रूल नहीं था, बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। आप लोग नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस बस एक बार देख लो, आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि कौन क्या होता है, समझ रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। बच्चे तो नहीं हो, इतना तो समझ में आना चाहिए। अब देखो, बी, ए प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट। अगर तुमको कोई सेंटेंस में लेट, LET, लेट दिख जाता है ना, तो याद रखना बाबू, लेट में हमेशा तुम क्या यूज़ करोगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करोगे। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना, सब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं करना होता है, ओनली ऑन ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था, मी, अस, यू, हिम, हर, देम। तो देखो, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, उसी का है पॉइंट में। पहला एग्जाम्पल है लेट हर, तो देखो लेट के बाद हमने हर यूज़ किया है, और हर जो है क्या है, हर इज़ ऑब्जेक्टिव केस। भूल चूक से कभी भी ज़िंदगी में नॉमिनेटिव केस मत यूज़ कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और एग्ज़ाम में तुमको यही करके देगा, एग्ज़ाम में तुमको लेट के बाद नॉमिनेटिव केस डाल देगा। अब तुमको पहचानना रहेगा कि गलती कहाँ पे है, तो तुम देखते ही पहचान लेना
लेट लगल है ना, लेट लगल है मतलब ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। लेट मतलब ऑब्जेक्टिव केस, तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। यहाँ पर भी देखो लेट, लेट के बाद हर आया है, एंड हर सिस्टर स्टडी नाउ, तो लेट के बाद हमेशा कि हमेशा क्या, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, अब सी को देखो, सी को पॉइंट नंबर सी, ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर ए प्रीपोजिशन। अगर कोई प्रीपोजिशन तुमको दिख जाता है, ठीक है, अगर कोई प्रीपोजिशन दिख जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस ही यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस ही यूज करते हैं हमेशा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल तुम्हारे सामने है बाबू, देखो, रेशमा वाज हैप्पी विथ, विथ क्या एक प्रीपोजिशन है, विथ के बाद हमने क्या यूज़ किया है, यू। यू कैसा कैसा है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा केस है, तो बोलेंगे यू यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ठीक है। यू देखो, यू दोनों हो सकता है भाई, ऑब्जेक्टिव केस भी, सॉरी यार, सब्जेक्टिव केस भी, ऑब्जेक्टिव केस भी, सब्जेक्टिव केस भी, ऑब्जेक्टिव केस भी। लेकिन हमने रूल क्या पढ़ा है, अगर कोई प्रीपोजिशन होता है तो हम हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, समझ रहे हो, यू ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है ना, सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज़ हो रहा है। ओके, और देम भी एक प्रोपोजिशन है, तो देम भी क्या है, क्या है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। अच्छा देखो, यहाँ पर प्रीपोजिशन ढूंढो, एंड प्रीपोजिशन के बाद तुमको क्या लगाना है, ध्यान रखना, इसमें प्रीपोजिशन क्या है बताओ, दे लाफ्ड एट हर एंड अस सरप्राइजिंगली। तो यहाँ पर एंड को तुम लोग मत मार लेना, कंजक्शन हो जाएगा वो। यहाँ पर एट क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हम लोग हमेशा कौन सा केस यूज़ करते हैं, कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर हर सही यूज़ है, ठीक है। यहाँ पर किसी का नाम तुम लोग नहीं लिख सकते हो, या फिर ही मत लिख देना, सी यहाँ पर लिखा रहता है तो गलत हो जाता है। यहाँ पर सी के जगह पे हर लिखा गया है तो बिल्कुल बढ़िया है। ओके, तो हमेशा क्या करना है ना, अगर लेट दिया रहे, लेट LET, तो उसके बाद हमेशा क्या यूज़ करना है तुमको, क्या यूज़ करना है, लेट के बाद हमेशा तुमको ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है बाबू, ऑब्जेक्टिव केस लेट के बाद। अगर ऑफ या प्रीपोजिशन दिया रहे ना, कोई भी प्रीपोजिशन, ऑफ हो जाएगा, एट हो जाएगा, विथ हो जाएगा, ढेर सारे प्रीपोजिशन है, कोई भी प्रीपोजिशन अगर दिया रहता है तो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में काम देंगे। अब ऑप्शन डी देखते हैं, डी, नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड आफ्टर देन इफ़ द कंपैरिजन इज बिटवीन टू नॉमिनेटिव्स। देखो, नॉमिनेटिव अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ा, अब देख लेते हैं नॉमिनेटिव केस कहाँ पे यूज़ होता है। नॉमिनेटिव केस जो है ये कहाँ पे यूज़ होता है, आफ्टर देन, आफ्टर देन एज अ स्टूडेंट। यहाँ पर देखो, देन के बाद ही यूज़ हुआ, ही कौन सा केस में आता है, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव भी कहते हैं, तो ही इज़ अ सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस। तो ही कैसा केस है, तो हमेशा याद रखना, देन जो है ना, देन के बाद कौन सा केस आता है बाबू, नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस इधर नहीं आता है। तो नॉमिनेटिव केस कहाँ पे यूज़ होगा, देन के बाद। और देन के बाद में भी कैसे, अगर सेंटेंस में कंपैरिजन वाला फीलिंग आ रहा है, इफ़ द कंपैरिजन इन बिटवीन टू नॉमिनेटिव्स, दो नॉमिनेटिव्स के बीच में अगर कंपैरिजन किया जा रहा है, देन उसके बाद क्या करेंगे, देन के बाद हम लोग ही लगाएंगे या सी लगाएंगे, जो भी है नॉमिनेटिव केस ही हमेशा यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन ही। तो यू आर फार बेटर देन ही का मतलब क्या है, सीधा सीधा कंपैरिजन हो रहा है ना। यू आर मतलब तुम उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे हो, तो तुम उससे कई, तो तुम उससे मतलब मेरा और उससे कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देन का यूज़ करेंगे। और देन के बाद कौन सा केस आएगा, याद करो, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, ठीक है। कभी भी ज़िंदगी में भूल चूक से
सब्जेक्टिव केस मत मार देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। मिस्टेक बड़ा ही होता है, ठीक है, छोटा रहे। चलो आगे देखते हैं। मैक ड्राइव्स फास्टर देन ही। देखो मैक एंड ही के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो हम लोग देन के बाद क्या करेंगे, देन के बाद हमेशा कौन सा यूज़ करेंगे, नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस इज़ यूज्ड आफ्टर देन। देखो देन के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर रूल अलग है। मैं तुमको बता दूँ, यह जो देन दिख रहे हो, देन के बाद दो रूल हैं। पहला तो हमने अभी अभी पढ़ा, देन के बाद नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस यूज़ होता है। क्यों होता है, अगर कंपैरिजन वाला भावना रहे तो यूज़ करते हैं, लेकिन देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस भी यूज़ हो सकता है। ऑब्जेक्टिव केस भी यूज़ हो सकता है। कैसे होगा उसका रूल समझो। ऑब्जेक्टिव केस कैसे होगा, देन के बाद अभी थोड़ा देर पहले क्या पढ़ा, नॉमिनेटिव केस, लेकिन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस कैसे हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर देन इफ़ द कंपैरिजन इज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, उस केस में हम लोग ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना यहाँ पर लिखा गया है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो ऑब्जेक्ट मतलब दो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझते हो, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है ना, तो हम लोग हमेशा देन के बाद क्या करेंगे यूज़, सब्जेक्टिव केस नहीं ऑब्जेक्टिव केस, ओके, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। ऊपर में नॉमिनेटिव केस कब यूज़ करेंगे, अगर दो नॉमिनेटिव के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है तब। और ऑब्जेक्टिव केस कब यूज़ करेंगे, देन के बाद, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है तब। देखो तो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा होगा तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट या फिर दो नॉमिनेटिव के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा होगा तब क्या आएगा, देन के बाद नॉमिनेटिव केस आएगा या सब्जेक्टिव केस आएगा। तो समझ रहे हो, सिंपल सा फॉर्मूला है। दो नॉमिनेटिव केस के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है तो देन के बाद आएगा नॉमिनेटिव केस। अगर दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है तो क्या आएगा, देन के बाद सब्जेक्टिव केस, सिंपल। चलो तो ये याद रखना, एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि देखो देन के बाद मी कैसा है, ऑब्जेक्टिव, हिम कैसा है, देन के बाद हिम, ऑब्जेक्टिव। चलो, गुड मैनर्स रिक्वायर्स दैट द ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन सेंटेंस शुड बी 2, 3, 1, ठीक है। द सेकेंड पर्सन शुड कम्स आफ्टर द थर्ड एंड द थर्ड पर्सन बिफोर द फर्स्ट, ठीक है। तो 2, 3, 1 मतलब क्या समझते हैं, 2 मतलब सेकेंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड पर्सन जो है थर्ड पर्सन से क्या आएगा, पहले आएगा, और थर्ड पर्सन के बाद कौन आएगा, थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन आएगा, या फिर फर्स्ट पर्सन से पहले थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन से पहले सेकेंड पर्सन आएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये यूज़ किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन बनाने के लिए, ये फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल देखो, पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन, यू एंड आई मस्ट पार्टिसिपेट टुगेदर, यू एंड आई मस्ट पार्टिसिपेट टुगेदर। तो यहाँ पर हम यही वाला फॉर्मेट यूज़ किया गया है। मैं क्या चाहता हूँ, पहले तुम लोग क्या करो ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बीच में डिफरेंस देख लो। बहुत सारे लड़के होंगे जिनको ये कन्फ्यूज़न रहता है फर्स्ट पर्सन क्या होता है, लेकिन बहुत सारे लड़के समझदार भी हैं, ये सब उनको आता है। लेकिन जिनको आता है वो बस सुनेंगे, जिनको नहीं आता है वो लिख लेंगे सबको, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, द नरेटर्स टॉक्स अबाउट देमसेल्फ, ठीक है। नरेटर जो है अपने बारे में अगर बात कर रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन के बारे में आ जाएगा। जैसे कि आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, मी मतलब मैं, माई मेरा, आवर हमारा, अस, ठीक है, माइन। इसमें नरेटर जो है, यानी नरेटर मतलब हम लोग, जब हम लोग जो हैं अपने बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो वैसे सारे प्रोनाउन जो होते हैं ना वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये सभी के सभी प्रोनाउन हैं, और ये सभी प्रोनाउन कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अच्छा, ये सभी प्रोनाउन जो है वो कौन सा पर्सन है,
तो ये सेकेंड पर्सन है। इसमें क्या होता है ना, जो नरेटर होता है यानी हम लोग टॉक्स अबाउट द रीडर डायरेक्टली, जो भी रीडर है उनके बारे में ये डायरेक्टली पढ़ रहा होता है। द नरेटर टॉक्स अबाउट द रीडर डायरेक्टली, देन दिस ऑल प्रोनाउंस आर सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, जो नरेटर जो होता है टॉक्स अबाउट द अदर पीपल, जैसे कि किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पे थर्ड पर्सन आ जाएगा, ही, सी, इट, दे। देखो दे मतलब कोई और होगा, दे मतलब वो, ही मतलब कोई होगा उसके बारे में, सी कोई होगी, ठीक है, इट मतलब कोई सामान है उसके बारे में, देयर तो किसी दूसरे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ही, सी, इट, दे, देयर, समझ में आ रहा है। सेकेंड पर्सन में क्या हो रहा है कि नरेटर जो है, जो रीडर है, जो रीड कर रहा है उसके बाद उसको डायरेक्टली संबोधित कर रहा है। यू, जैसे कि कोई सेंटेंस में लिखा रहता है तो यू जैसे लिखा रहेगा, योर लिखा रहेगा, योर सेल्फ, तो यहाँ पर ये सेकेंड पर्सन आ जाता है। अभी देखो एग्जाम्पल, इसको देखोगे तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया था तुम्हारा, कहाँ पे था, हम लोग पढ़ रहे थे, जी हाँ, गुड मैनर्स 2-3-1 पढ़ रहे थे ना, 2-3-1 फॉर्मेट में होगा। तो मैंने क्या तुमको बता दिया अभी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में क्या डिफरेंस है। और एक बात और भी ध्यान रखना, छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन का कोई जेंडर नहीं होता है, सेकेंड पर्सन का भी कोई जेंडर नहीं होता है, लेकिन थर्ड पर्सन का जेंडर क्लियरली विजिबल होता है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन में हमने आई लिखा, तो आई में तो सब भी हो सकते हैं ना, फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, आई तो कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर जेंडर क्लैरिफाई नहीं है, जेंडर आप नहीं कर सकते। अच्छा, सेकेंड पर्सन में यू या योर आपने लिखा, तो यू जो है, यू कोई भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है या मेल को भी हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पर भी जेंडर क्लैरिफाई नहीं है। लेकिन थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, सी, ठीक है, तो ही, सी कर देते हो तुम लोग, हर कर देते हो, तो क्या होता है ना, ही मतलब लड़का, सी मतलब लड़की, जेंडर क्लैरिफाई हो जा रहा है। तो ओनली थर्ड पर्सन में जेंडर को क्लैरिफाई किया जाता है, बस सेकेंड एंड फर्स्ट पर्सन में जेंडर को तुम पता नहीं लगा सकते हो, कुछ भी हो सकता है। अब ये तो 2-3-1 फॉर्मेट जो है कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि देखो यू, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ो और सबसे पहले सबके नीचे लिख दो कौन क्या पर्सन है, ठीक है। तो अभी अभी पढ़ा हमने, यू जो है सेकेंड पर्सन है, आई कौन सा है, तो आई खुद के बारे में, नरेटर जब खुद के बारे में बोलता है तो वो फर्स्ट पर्सन होता है, तो आई क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। टू बस इतना ही, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3-1 का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो 2-3-1, तो ठीक है, सही का है, यहाँ पर 3 मिसिंग है लेकिन कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। चलो अगला एग्जाम्पल में देखेंगे, अगला एग्जाम्पल में यू 2-3-1 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखो लग रहा है कि नहीं, हाँ अच्छा, तो यू क्या है, यू सेकेंड पर्सन है, अभी अभी देखा मैंने। ही क्या है, ही जेंडर पता चल रहा है मतलब थर्ड पर्सन है, जेंडर पता चल रहा है मतलब थर्ड पर्सन है। एंड 2-3-1, अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन होगा, इट, 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 ओके। चलो तो 2-3-1 का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। चलो यहाँ पर भी यू जो है, यू 2-3-1 का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है, क्योंकि यू क्या हो गया, यू सेकेंड पर्सन, 3 क्या हो गया, जेंडर पता चल गया, तो थर्ड पर्सन, जेंडर पता चलने पर थर्ड पर्सन, एंड 1 आई 2-3-1। तो यही था, हमने क्या पढ़ रहे थे, 2-3-1 क्यों क्या पढ़ रहे थे, तो गुड मैनर्स, एक मिनट, गुड मैनर्स रिक्वायर्स दैट द ऑर्डर ऑफ द पर्सन पर्सनल प्रोनाउन इज सेंटेंस शुड बी 2-3-1, दैट इज मतलब कि 3 से पहले 2 आना चाहिए और 1 से पहले 3 आना चाहिए, ओके। तो जब हम गुड मैनर्स की बात करते हैं, जैसे कि यू एंड आई मस्ट पार्टिसिपेट टुगेदर, यू एंड ही विल नॉट फॉलो इट, यू एंड ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी टू नाइट, ओके। तो ये हो गया। लेकिन 2-3-1 वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हर जगह पे यूज़ नहीं होता है, कई कई जगह पे जो है 1-2-3 वाला कंसेप्ट यूज़ होता है। कहाँ पे, तो वाइल रेफरिंग टू द अनप्लीजेंट एक्ट, अनप्लीजेंट समझते हो, मतलब जो सोचते नहीं है, फालतू वाला एक्ट होता है, किस तरीके से मन मुताबिक जो एक्ट नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं अनप्लीजेंट एक्ट। तो जब हम लोग अनप्लीजेंट एक्ट, कोई घटना घट जाता है और एक्सेप्टिंग द गिल्ट या मिस्टेक करना रहता है,
तो हम लोग ये वाला फॉर्मेट यूज़ करते हैं 1 2 3। तो याद रखना एग्ज़ाम में सेंटेंस को पहचानना रहेगा तुमको, और सेंटेंस पहचान लेना कौन क्या कैसा है। तो नॉर्मल सेंटेंस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे 2 3 1, लेकिन जब भी अनप्लेजेंट एक्ट आ जाएगा, एक्सेप्टिंग द गिल्ट या मिस्टेक आ जाएगा, देन हम लोग 1 2 3 फॉर्मेट यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेकेंड देखो, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड मतलब थर्ड पर्सन। ओके, तो 1 2 3 वाला फॉर्मेट यूज़ हो रहा है कि नहीं। तो आई जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिस्ट दिखाया था, आई कौन सा पर्सन है बाबू, आई फर्स्ट पर्सन है, यू कौन सा है सेकेंड पर्सन है, एंड ही कौन सा है थर्ड पर्सन है। तो 1 2 3 फॉर्मेट यूज़ हो रहा है, 1 2 3। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें भी वही है, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ठीक है, विल नॉट बी रिवार्डेड। थर्ड नहीं है, तो थर्ड नहीं है तो उसको छोड़ दो। तो 1 2 यहाँ पर भी यू सही है, 1 के बाद 2 आ रहा है मतलब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है, ध्यान रखना। अगर नॉर्मल है तो 2 3 1, ये बस हम लोग कौन सा पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ रहे थे। लेकिन अगर कोई ख़राब काम है, नेगेटिव चीज़ है, अनप्लेजेंट एक्ट हो गया है, या फिर आप कोई गलती कर दी है, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, तो उस सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 एक्ट यूज़ करेंगे। जैसे कि आई एंड यू एंड ही हैव स्टोलन द मनी, गलत काम, आई एंड यू विल नॉट बी रिवार्डेड, नहीं मिलेगा समझ रहे हो। तो नेगेटिव थिंग है ना यहाँ पे। अब कुछ है स्टडिंग ऑफ फ्लोइंग टेबल बिलो, जैसे कि कुछ केसेस है, सिंगुलर पर्सन, प्लूरल पर्सन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। अच्छा हाँ, आपको ये भी सीखना था, अगर जैसे कि मैं आई बोलूँ तो आई सिंगुलर है या प्लूरल है, आई सिंगुलर है प्लूरल है, या बी कैसा है, आई सिंगुलर है, तो आपको बताना है। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके लिए। सिंगुलर प्लूरल पहचानना सिखाया था मैंने, एक के लिए सिंगुलर और एक से ज़्यादा के लिए प्लूरल। तो आई सिंगुलर होता है कि प्लूरल, बताओ। एंड बी मतलब एक से ज़्यादा लोग के लिए बात करते हैं क्या, बी में बताना है तुमको बी कैसा होता है। तो आई मतलब मैं मतलब एक, तो एक में सिंगुलर। लेकिन वी हम लोग, देख लो, हम लोग से ही पता चल रहा है कि हम लोग ढेर सारे लोग, और एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम लोग प्लूरल यूज़ करते हैं। तो आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है। वैसे ही सबका प्लूरल है अपना अपना, ठीक है। तो प्लूरल सबका याद रख लेना अगर इजी है तो। जैसे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स एंड पॉसेसिव प्रोनाउन। द केस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई का वी होता है, लेकिन आई का, अच्छा आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो आई के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट मी यूज़ करते हैं, बी के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट अस यूज़ करते हैं, यू के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट यू यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, अभी थोड़ा देर पहले तुमको सिखाया था। इसका नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहता है, अच्छा समझ रहे हो। सी का देखो, सी अगर ऑब्जेक्ट है तो सी का सब्जेक्ट क्या यूज़ होगा, सी के लिए हर यूज़ होता है, ही के लिए हिज यूज़ होता है, ठीक है। इट के लिए इट्स यूज़ होता है, एंड दे के लिए देयर यूज़ होता है। सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ भाई, वो तो ऑब्जेक्टिव था। अच्छा फिर से बोल देते हैं, आप लोग ध्यान देना, फिर से गलती जो हो गया उसको माफ़ कर दो। वैसे मैं सब सही बोला हूँ, ज़्यादा उल्टा नहीं हुआ है, जितना भी मैंने बताया ना सब सही है। जैसे कि देखो, यू के लिए यूज होता है, यहाँ तक तो पढ़ लिया था, यहाँ से हमको बढ़ाना था, यहाँ से गलती हुआ था। सी के लिए हर होता है, ही के लिए हिम होता है, ठीक है। अगर ही सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट हिम होगा सेंटेंस में। इट के लिए इट ही यूज़ होता है, दे के लिए देम होता है, ठीक है। अच्छा बताओ तो सी ही इट का प्लूरल क्या होता है, सी ही इट का प्लूरल क्या होता है, दे हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आई का भी मैंने बताया था, आई का वी होता है, आई सिंगुलर वी प्लूरल। वैसे ही सी इट दे का प्लूरल हो जाता है। अच्छा दे मतलब बहुत सारे लोग, मतलब कोई भी हो सकता है ना, हम लोग बात कर रहे हैं दे, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो इसीलिए प्लूरल हो जाता है। ही
अब आगे देखते हैं। तो ये सिंगुलर, नीचे देखो यहाँ पर सिंगुलर थर्ड पर्सन और ये प्लूरल, ये सेकेंड पर्सन, यू यू यू। अब कुछ अब देखो, पोजेसिव एडजेक्टिव से भी दिए गए हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस भी दिए गए हैं। आई का पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा? माइन। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो नाउन में आपको पोजेसिव केस सिखाया था। पोजेसिव मतलब जिस पे हम हक जताते हैं, वैसे वाले सेंटेंस में पोजेसन हम लोग दिखाते हैं, स्ट्रोफियस यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, आई का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आई का पोजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, ठीक है। आई, मी, माइन, माई सब एक ही चीज़ है। देखो, आई मतलब हम, मी मतलब ये हम, माई मतलब मेरा, माइन मतलब हमारा, सॉरी मेरा, ठीक है। तो सब एक ही चीज़ है। तो देखो, आई का पहले मैंने क्या सिखाया? प्लूरल क्या होता है? वी होता है। आई का अगर आई सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या निकलेगा? मी निकलेगा। अच्छा, आई का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन होता है। और आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है, ठीक है। ये एडजेक्टिव को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के। वैसे ही सबका लिस्ट दिया गया है। बी का, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। और वी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर्स होता है, ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव योर होता है और पोजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, ठीक है। सी का हर, हर्स। ही का हिम, हिज। इट का इट, इट्स। लेकिन इट का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इट का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं बनाया जाता है, ठीक है। दे का देम, देयर, देयर्स, ओके। ये रहा लेखाजो का फर्स्ट काइंड, लेखाजो का पर्सनल प्रोनाउन का। अब प्रोनाउन के सेकेंड काइंड पे चलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है बहुत ईजी है। द फैमिली ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फंक्शंस आइदर एज अ प्रोनाउंस और एज अ डिटर्मिनर्स, ठीक है। या तो ये प्रोनाउंस की तरह यूज़ होगा या तो ये डिटर्मिनर्स की तरह यूज़ होगा। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो एक लिस्ट है। दिस जो है, दैट जो है, दिस, दोज, सच आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट हम लोग यूज़ करते हैं ना किसी भी सामान के लिए। दिस इज़ माई पेन, दैट बुक इज़ माइन। तो ये सभी दिस दैट वाले चीज़ें, दिस दोज। अच्छा, दिस दैट दिस दोज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, अब वो भी देख लो। रूल नंबर 1, दिस एंड दिस आर यूज्ड फॉर द पर्सन और थिंग्स विच आर नियर टू द स्पीकर। दिस जो है या दिस जो है, ठीक है, याद रखना, दिस या दिस, इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? जब आपका जो जिसके बारे में बता रहे हो वो आपके नज़दीक हो, तब। समझ रहे हो? दिस एंड दिस आर यूज्ड फॉर द पर्सन्स और थिंग विच आर नियर टू द स्पीकर। जब हम कुछ बता रहे हो और वो हमारे नज़दीक हो, अब वो वाला नज़दीक नहीं कि आप अच्छा अभी अब कहाँ पे बैठे हुए हैं? कहाँ पे? आपके बगल में कॉपी होगा या मोबाइल होगा, तो वो वाला नज़दीक नहीं समझना है। यहाँ पर सेंटेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सेंटेंस में स्पीकर के नज़दीक की बात की जाए तो हम लोग दिस एंड दिस का यूज़ करते हैं। दिस इज़ यूज फॉर, अब दिस का बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान देना। दिस क्या है? दिस इज यूज फॉर द वन पर्सन। दिस हमेशा किसी वन पर्सन के लिए यूज़ होता है, लेकिन दीज जो है, दीज क्या एक पर्सन के लिए यूज़ होता है? नहीं, दीज जो है हमेशा मोर देन वन पर्सन के लिए या थिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे कि दीज फ्लावर्स, तो दीज फ्लावर बोल रहे हैं मतलब ढेर सारे फ्लावर के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, तो ये प्लूरल है। सिमिलरली ये प्लूरल है, लेकिन दिस जो है ना हमेशा सिंगल पर्सन के लिए बात करता है, इसीलिए सिंगुलर हो जाता है। दिस कंप्यूटर, तो हम लोग ये वाला कंसेप्ट समझ रहे हैं कि दिस के साथ कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर। कंप्यूटर को हम कंप्यूटर्स क्यों नहीं लिख रहे हैं? यहाँ पर कंप्यूटर का कंप्यूटर्स भी तो लिख सकते थे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि दिस जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही आता है और वर्ब में भी सिंगुलर आएगा। यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए, सब कुछ सिंगुलर होगा। सिंगुलर से शुरू होने वाला सब कुछ सिंगुलर ही होगा। अब देखो प्लूरल ये है,
प्लूरल का शुरू होने वाला सब कुछ प्लूरल ही होगा। इसका प्रोनाउन भी प्लूरल है, दिस नाउन भी प्लूरल है, एंड क्या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है, सब कुछ प्लूरल है। तो दिस एंड दिस के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। दिस जो है किसी एक पर्सन को बताता है, दिस जो है मोर देन वन पर्सन को बताता है, और दिस एंड दिस जो है हमेशा कहाँ पे यूज़ करते हैं, पर्सन और थिंग विच आर नियर टू द स्पीकर। नेक्स्ट रूल, डैट एंड दोज। ठीक है, दिस एंड दीज के बारे में पढ़ लिया। अब डैट एंड डोज, डैट एंड डोज का भी सेम कंसेप्ट है। डैट सिंगुलर के लिए, डोज एक से ज़्यादा मतलब प्लूरल के लिए। अब डैट एंड डोज जब क्या कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब कोई पर्सन या थिंग आपके नज़दीक ना हो, दूर में हो। जैसे कि डैट एंड दोज आर यूज फॉर द पर्सन और थिंग विच आर अवे फ्रॉम द स्पीकर। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं डैट आर माई पेन्स, तो वो मेरा किताब है, वो मेरा कलम है, तो वो है, वो मतलब कहाँ, देखो डैट जो है ना दूर की चीज़ें दर्शाता है। दिस इज़ माई पेन और डैट आर माई, तो देखो यहाँ पर क्या सो रहा है, सेंटेंस बना के ही देख लो ना, तुमको समझ में आ जाएगा। दिस मतलब होता है कि यार पास की चीज़ें के बारे में हम लोग बता रहे हैं, लेकिन डैट का जब बात करते हो तो डैट हमेशा आपको क्या दिखाता है, दूर की चीज़ें के बारे में बात करते हैं। दोज का भी सेम ही है। ठीक है, तो डैट यूज्ड फॉर वन पर्सन मतलब सिंगुलर थिंग, ओके। दोज इज यूज्ड फॉर द मोर देन वन पर्सन और थिंग। एग्जाम्पल, डैट कार बिलोंग्स टू माई अंकल, डैट कार बिलोंग्स टू माई अंकल। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर के लिए यूज़ किया गया क्योंकि माई अंकल, अंकल तो एक ही होंगे ना इसके भाई, तो ठीक है सिंगुलर। लेकिन दोज बुक्स, बुक में एस लग गया, प्लूरल बना दिया। अब देखो वर्ब में भी इसका प्लूरल है, सब कुछ प्लूरल हो जाता है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो दोज का प्लूरल के साथ, डैट का सिंगुलर के साथ, ये रहा। अब आगे समझते हैं। अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ए प्रोनाउन दैट रिफर्स टू द पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे इज कॉल्ड एज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इन अ जनरल वे अगर कोई प्रोनाउन पर्सन एंड थिंग को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, नॉट इन अ डेफिनिट वे। नाम में ही समझ में आ रहा होगा, इनडेफिनिट मतलब डेफिनिट नहीं होना चाहिए, इनडेफिनिट मतलब डेफिनिट नहीं होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन भी समझ में आ रहा होगा। ए प्रोनाउन that refers to the person or thing in a general way that is not in definite way is called as indefinite pronoun। definite way में नहीं होना चाहिए, जैसे कि one हो गया, some हो गया, any हो गया, everybody हो गया, somebody हो गया, anybody हो गया, everyone हो गया, someone हो गया, anyone हो गया, no one हो गया, everything हो गया, something हो गया, anything हो गया, nothing हो गया, and etc etc। जो है सभी के सभी क्या है, इतना सारा लिस्ट जो मैंने दिखाया अभी उस सब का सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मतलब डिफिनिट मीनिंग नहीं देगा आपको, कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, ये थोड़ा सा है जो आपको इशारा जैसा फीलिंग करवाएगा। जैसे कि देखो एनीबॉडी, कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी, तो यहाँ पर क्लियरेंस है, बात में स्पष्टि है, नहीं है। एनीबॉडी, एनीबॉडी ऑफ यू आर पागल मतलब आप लोग में से कोई भी पागल हो सकता है। पागल कौन है ये नहीं पता, लेकिन हो सकता है। तो हो सकता है वाला वर्ड जब भी आएगा ना वो इंडेफिनिट ही होगा, डिफिनिट कभी नहीं होगा। डिफिनिट मतलब कंप्लीट मीनिंग, और इनडेफिनिट मतलब मीनिंग तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है। एनीवन हो गया, समवन हो गया, ठीक है, एवरीवन हो गया। समथिंग, एनीथिंग। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन दैट इज नॉट यूज इन डेफिनिट वे। इन सभी नाउन का कभी भी डेफिनिट वे में यूज़ नहीं होगा, ठीक है। एवरीवन जो है कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, लेकिन इसका यूज़ कभी भी डेफिनिट वे में नहीं होगा, कभी भी डेफिनिट वे में नहीं होगा। इसका सेंटेंस तुम पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि हाँ अधूरा है। जैसे कि ए है, इन रेफरिंग टू एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, etc। तो वन या वर्डी जो लगा रहता है, जितने भी होते हैं वैसे प्रोनाउन, उसमें क्या होता है, द प्रोनाउन ही सी इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ही सी इनके अकॉर्डिंगली यूज़ होता है, मतलब
सेंटेंस के आधार पे यूज होता है। जैसे कि देखो ही एंड सी कहाँ पे यूज़ करेंगे, आई शॉल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई वॉइस इन हीज स्टडीज़। तो देखो यहाँ पर एवरी वन यूज़ हुआ है, लेकिन एवरी वन का जेंडर तुम लोग नहीं बता सकते हो। जब भी मैं एवरी वन बोलता हूँ तो बताओ एवरी वन मेल होगा या फीमेल होगा, नहीं बता सकते हो। तो लेकिन सेंटेंस जब पढ़ोगे तो सेंटेंस में तुम्हारा जेंडर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि माई बॉयज़, बॉयज़ हमेशा मेल होता है तो मेल होता है, समझ रहे, इसीलिए हीज़ आया है। अगर यहाँ पर गर्ल्स होती तो हर आता, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या करता है ना, इन रेफरिंग टू एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, एटसेट्रा, ईच, एटसेट्रा, प्रोनाउन जो है ही और सी जो है हमेशा कैसे यूज होता है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ओके, अगला एग्जांपल देखो, एवरी वन ऑफ माई कॉन्टेस्टेंट्स ट्राई टू इम्प्रूव थ्रू ए रिगरस ट्रेनिंग। यह एवरी वन कैसा है, प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ट्राई टू इम्प्रूव या तो यहाँ पर ही सी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल ये याद रखना, ठीक है। कहने का मतलब ये है भाई, ही सी हमेशा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्लियरेंस नहीं रहता है। एवरी वन कोई भी हो सकता है ना, मेल फीमेल कोई भी, तो ही सी उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग तुम लोग यूज़ करोगे। बी, इंडेफिनिट प्रोनाउंस इज वन शुड बी यूज थ्रू आउट इफ यूज एट ऑल। समझ रहे हो क्या मतलब हुआ इसका? द इंडेफिनिट प्रोनाउन वन शुड बी, देखिए वन वाला जो है, वन शुड बी यूज थ्रू आउट इफ यूज्ड एट ऑल, दैट इज इट्स नॉमिनेटिव वन, ऑब्जेक्ट वन, पोजेसिव वन, रिफ्लेक्सिव वन, हमेशा वन ही यूज होगा। वन शुड वर्क हार्ड, वन शुड नॉट डिसीव अदर्स, ठीक है। नॉमिनेटिव रहेगा तो वन यूज़ करना, ऑब्जेक्ट में यूज़ करना रहेगा तो भी वन यूज़ करना, लेकिन पॉजेसिव अगर बनाना है, वन का पॉजेसिव कैसे बनाएंगे, तो वन का पॉजेसिव वंस बनाना जाता। पिछले नाउन वाले क्लास में तुमको पॉजेसिव बनाना सिखाया था मैंने, पिछले क्लास में नाउन वाले में तुमको पॉजेसिव बनाने सिखाया था। वन का पॉजेसिव कैसे हो जाएगा, वन ही होता है लेकिन अस्ट्रॉफी एस लग जाता है, बस ये पॉजेसिव केस हो जाएगा, ठीक है। वन का रिफ्लेक्सिव का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वन सेल्फ। अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे, वन का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाता है, वन सेल्फ हो जाता है। और कुछ एग्जांपल नीचे में दिया गया है, वन शुड वर्क हार्ड, वन शुड नॉट डिसीव अदर। अब अगले यही पता ना, ए बी खत्म। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक मिनट, इंडेफिनिट प्रोनाउन खत्म हो गया भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है, क्यूट सा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिनोट द पर्सन और थिंग एट वन टाइम। अगर किसी भी टाइम का बोध हो रहा होगा किसी भी समय, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में रख देना। इसका डेफिनेशन लिखना चाहो लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डिनोट पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम, इच, आइदर, नाइदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इच मतलब कोई एक, सब मतलब इच मतलब सभी। इच ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग, इच ऑफ द बॉयज आर स्टडिंग। अच्छा, आइदर मतलब देखो, आइदर नाइदर जो है ना, किसी दो के बीच में डिफरेंस बताता है। आइदर मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा, नाइदर मतलब इन दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा। तो आइदर नाइदर का मीनिंग समझते ही होगे तुम लोग, वही वाला आगे लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में। आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड फॉर टू पर्सन और थिंग, ठीक है। लेकिन ईच जो है, ईच इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू पर्सन। तो आइदर एंड नाइदर हमेशा तुमको दो ही पर्सन के बारे में बात करता है, लेकिन ईच में बहुत सारे लोगों, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर क्लास में होंगे सबको ईच कह के हम लोग बुला सकते हैं, लेकिन दो लड़का को बुलाना होगा तो आइदर या नाइदर करेंगे, ठीक है। तो ईच इज यूज्ड फॉर टू एंड मोर देन टू पर्सन और थिंग्स। दोनों का एग्जाम्पल दिया गया है, देख लो। आइदर ऑफ देम कैन स्विम, उन दोनों में से दोनों स्विम कर सकता है। लेकिन ईच वाला देखो, ईच ऑफ द टू बॉयज इज डूइंग हिज वर्क, ईच ऑफ द टू बॉयज, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स,
एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, यहाँ पर स्टूडेंट में स्टूडेंट्स लगा हुआ है, बॉय में बॉयज़ लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है बताओ? क्योंकि इच का फॉर्मूला क्या था? इच इज यूज फॉर 2 एंड मोर देन 2 पर्सन। समझ रहे हो? यहाँ पर नोट में कुछ लिखा गया आपके लिए, ये फॉर मोर देन 2 पर्सन और थिंग एनी वन इज यूज इन प्लेस ऑफ आइदर एंड नन। अगर किसी 2 पर्सन से ज़्यादा की बात कर रही जा रही है सेंटेंस में, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग नाइदर या आइदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। नाइदर और आइदर हमेशा 2 लोगों के लिए यूज़ होता है, लेकिन 2 से ज़्यादा लोग अगर बात की जा रही है तो उस केस में हम लोग आइदर एंड नाइदर की जगह पे एनी या एनी वन इज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन एग्ज़ाम, इन डिबेट, नन ऑफ दिस बॉयज विल इंटर। तो यहाँ पर आइदर नाइदर की जगह पर नन एंड एनी वन। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन। कैसे इंपॉर्टेंट है वो समझ में आएगा अभी तुमको, कैसे इंपॉर्टेंट है वो समझ में आएगा तुमको। देखो, द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंडिंग इन सेल्फ, जितना भी सेल्फ वाला देखते हो वर्ड, वो सभी के सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। वन सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, एटसेट्रा, दिस ऑल आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन are used when the action denoted by the verb is directed towards the thing refers to by the subject. The reflexive pronoun shows that subject also receive the action of the verb. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ज़्यादातर वर्ब एंड सब्जेक्ट के बीच में ज़्यादा रिलेशन होता है। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन shows that subject also receive the action of the verb. Subject also receive the action of the verb. देखो ए में लिखा गया है, ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी पुट आफ्टर एक्विट, एब्सेंट, अवेल, रिजाइन, रिवेंज, एंजॉय, एक्सर्ट, अप्लाई, एडोप्ट, एडजस्ट, एवेंज, प्राइड। ठीक है, अगर ये सभी वर्ड तुमको कहीं पे सेंटेंस में दिख जाता है तो वहाँ पे क्या करना है तुमको? वहाँ पे क्या करना है? हमेशा इन सभी के बाद आफ्टर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि यही वाला एग्जांपल ले लो, अवेल दिख गया, अवेल, ये वाला अवेल, तो इसके बाद देखो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है। तो वही वाला बात है, ये वाला वर्ड सभी का याद कर लेना घर में जाके। अगर कोई सेंटेंस में अगर ये सभी वर्ड दिख जाता है, एक्विट, अब्सेंट, अवेल, रिजाइन, रिवेज, एंजॉय, एक्सर्ट, अप्लाई, अडॉप्ट, एडजस्ट, अवेंज, अफ्राइड, तो इन सभी के बाद हमेशा क्या यूज़ करना रहता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अब अगला देखते हैं। वर्ब सच एज वाथ, व्रेक, व्रस्ट, फीड, गदर, हाइड, कीप, make, move, open, qualify, rest, roll, speed, steal, stop, turn are usually not followed by the reflexive pronoun. मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से इनका कोई लेना देना नहीं, यही कहना चाह रहे हैं। He has qualified for CISF, ठीक है। You should keep away from the bad boys। तो देख लो keep कैसा है। ये कीप के बाद क्या हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे? कभी नहीं, क्योंकि इनसे लेना देना नहीं है। कीप यहाँ था, यहाँ था, तो याद रखना ये सभी जितने भी वर्ड हैं इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ए में पढ़ा कुछ वर्ड, ये सभी जितने वर्ड हैं इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है। ठीक है, और ये सभी जितने भी वर्ब हैं, वर्ब, इसके बाद क्या यूज़ होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है। नॉट फॉलो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या होगा? द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्वेरीज, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस। ओके, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट आर ऑल आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। हु इज़ यूज्ड फॉर द पर्सन। ठीक है, हु जो है हमेशा पर्सन, इंसान के लिए यूज़ होता है। हु वॉज साउटिंग देयर, कौन वहाँ पे हल्ला कर रहा है? तो हल्ला तो इंसान ही कर सकता है, तो हु इज़ ऑलवेज यूज फॉर द पर्सन। हु कॉल्ड यू हेयर, आपको यहाँ पर किसने बुलाया है? तो
अगेन इंसान के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो हु हमेशा पर्सन के लिए यूज़ होता है। विच किसके लिए यूज़ होता है? विच इज यूज फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग। विच हमेशा पर्सन एंड थिंग दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। जैसे विच ऑफ दिस टीम्स विल विन द प्राइज, ठीक है, विच ऑफ दिस टीम, तो यहाँ पर इन सभी टीमों में कौन ऐसी टीम है जो प्राइज जीत सकती है? तो टीम है, टीम जो है वो कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, वो थिंग आता है या फिर कोई अदर चीज़ है, तो पर्सन नहीं है। तो विच जो है ना पर्सन के साथ भी यूज़ होता है, जो पर्सन नहीं होता है उसके साथ भी यूज़ होता है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, विच ऑफ देम ब्रोक द फ्लावर, इनमें से किसने फ्लावर तोड़ा है, फ्लावर वेस्ट तोड़ा है। तो यहाँ पर देखो फीलिंग आ रहा है कैसा वाला, पर्सन वाला, इंसान का, तो इंसान ही तोड़ सकता है, या इंसान नहीं तो जानवर तोड़ सकता है, और हम लोग भी तो एक तरीके के जानवर है। चलो आगे देखते हैं। सी आफ्टर प्रीपोजिशन हुम इज यूज इंस्टेड ऑफ हु। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हु कभी यूज़ मत करना, हुम ही यूज़ होता है। अगर कोई प्रीपोजिशन दिख जाए उसके बाद हुम ही करना है। जैसे कि बाई, बाई क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद हमेशा हुम यूज़ करना, ठीक है, हु नहीं। हु यूज़ करना बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, हुम हमेशा यूज़ करना, ठीक है। अबाउट, अबाउट इज प्रीपोजिशन, तो अबाउट के बाद हुम, तो ये वाला रूल भी याद रखने का। एम्फेटेटिक प्रोनाउंस, व्हाट इज एम्फेटेटिक प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, कोई बात नहीं। देखो आप लोग लर्निंग पे फोकस करने, प्रोनाउंसिएशन पे नहीं। एक लड़का कमेंट किया था प्रोनाउंसिएशन को लेकर के, उसको मैंने बोला तुमने लर्निंग पे ध्यान दो, लड़खड़ाना मेरा काम है बोलते बोलते, ठीक है। आगे देखते हैं, ओके। एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस ए नाउन, ठीक है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, तो यहाँ पर एम्फेसिस कर रहा है, ठीक है, नाउन का एम्फेसिस किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउंस इसको कहते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन में आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं हो जाना, बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। अभी एग्जाम्पल पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। तो वेन माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, etc आर यूज फॉर सेक ऑफ एम्फेसिस, सेक ऑफ एम्फेसिस। जब भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ एम्फेसिस के रूप में यूज़ होता है, तो इनको हम लोग एम्फेटेटिक प्रोनाउंस, सॉरी एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई माई सेल्फ वेंट टू कैंसिल द डील, तो यहाँ पर एम्फेसिस हो रहा है। शीतल हर सेल्फ एडमिटेड हर गिल्ट, तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव चीज़ें एम्फेसिस कर रहे हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ होता है ये सभी। अब लास्ट में एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन एंड उसके बाद आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप आपको ये वाला एम्फेसिस, एम्फेटिक प्रोनाउन समझ में आया होगा, ओके, ठीक है। तो आपको जब भी लगे ना सेंटेंस पढ़ के कि एम्फेसिस वाला सेंटेंस है, तो वहाँ पे ये सभी प्रोनाउन यूज़ करना है। इसके अलावा फालतू प्रोनाउन यूज़ करोगे गलती हो जाएगा। जो लिस्ट दिया गया उसके बाहर नहीं यूज़ मत करना। अब एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन इज़ वेरी वेरी इजी। आप अच्छा ये सभी नाम आपने सुना लग रहा होगा, एक्सक्लामेटरी, एम्फेटिक एंड सेंटेंस जब पढ़ोगे वहाँ पर भी मैं पढ़ाऊँगा, वैसे आपके सिलेबस में तो है नहीं। सेंटेंस होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस के काइंड्स हैं, वो बात अलग है। यहाँ पर प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन पे ध्यान दो। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या है? ए प्रोनाउन इज़ यूज्ड एज एक्सक्लामेशन। जब अभी किसी प्रोनाउन को हम एक्सक्लामेशन के लिए यूज़ करते हैं वो सभी प्रोनाउन को एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। व्हेन इंटरोगेटिव वर्ड्स व्हाट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द सरप्राइज सेज, ठीक है, सरप्राइजेस यूज देने के लिए, इट इज़ ऑल आर एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस। व्हाट यू डोंट नो द ग्रेट साइंटिस्ट, व्हाट यू लॉस्ट योर ATM कार्ड, ठीक है। तो ये सभी देखो ना, हक्का बक्का रह जाना, चौंकने वाला चीज़, ये सभी चीज़ें अगर तुमको दिखती है सेंटेंस में तो समझ जाना वो कोई और सेंटेंस नहीं है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और वहाँ पे एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन यूज़ करना है, ओके। जैसे कि व्हाट यू डोंट नो द ग्रेट साइंटिस्ट, क्या तुमको नहीं पता है उन ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में? बहुत बेवकूफ़ हो यार तुम। क्या तुमने अपना ATM खो दिया? अरे बाप रे बाप, गजब।
तो देखो, व्हेन इंटरोगेटिव वर्ड्स व्हाट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द सरप्राइज इट इज़ कॉल्ड एज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस का यूज़ हमेशा जानते हो क्या होता है, खास बात है वो वाट से शुरू होता है। वाट जो है ना, वाट ही एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। वाट याद रखना, वाट इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। वाट कौन सा प्रोनाउन है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लाउज। रिलेटिव क्लाउज को यूज़ करने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है रिलेटिव प्रोनाउन का। हु, हुम, हुज, विच, डैट, ऑल आर कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे रिलेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस समझ लो और कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखो, हु, हुम, विच ये सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन में था क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन बनाना था। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में कहाँ गया यार, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, हाँ इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग हु, हुम, हुज, विच का यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में भी हु, हुम, विच का यूज़ करते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं। वहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे यूज़ करते हैं लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं। जैसे कि हु जो है वो हमेशा वहाँ पे भी सिखाया था और यहाँ पे भी सिखा रहा हूँ कि हु हमेशा किसी पर्सन को दर्शाता है। हु इज़ यूज फॉर द पर्सन ओनली, विच इज़ यूज फॉर द थिंग्स एंड पर्सन बोथ, ठीक है। विच पर्सन एंड थिंग दोनों के लिए यूज़ होता है, और जिसका लाइफ ना हो, और फॉर एनिमल्स, ठीक है। जैसे कि दिस इज़ व्हाट मैन हु गॉट इंजर्ड, तो मैन के बारे में बात करें मतलब पर्सन के बारे में बात करें, तो हमेशा याद रखना हु जो है पर्सन के बारे में यूज़ होता है। और ये वाला भी देख लो, हमने सिखाया था इंटरोगेटिव में क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ होता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए हु का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है क्या, नहीं। तो यही डिफरेंस है, वहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ करते थे, यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग कुछ बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या बता रहे हैं, दिस इज़ द मैन हु गॉट इंजर्ड, यह वही आदमी जो इंजर्ड हुआ है, चोट लगी है इसको। द हॉर्स विच आई रिसेंटली सोल्ड एन अरब, ठीक है। तो यहाँ पर विच का यूज़ एज अ स्टेटमेंट बताने के लिए किया गया है, क्लाउज बताने के लिए किया गया है, रिलेटिव क्लाउज बताने के लिए किया गया है, ठीक है, ना कि क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर विच का अगर यहाँ पर लास्ट में रहता क्वेश्चन मार्क तो बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन है। और वैसे भी तुम देखो स्टेटमेंट को जब पढ़ोगे तो यहाँ पे तुमको रिलेशन दिखेगा, रिलेशन, रिलेटिव क्लाउज दिखेगा। द हॉर्स विच आई रिसेंटली सोल्ड एन अरब, तो हॉर्स एंड तुम्हारे बीच में रिलेशन शो कर रहा है। बी को देखो, सेकेंड रूल, डैट, डैट इज़ यूज फॉर द पर्सन ऑन थिंग, तो यहाँ पर डैट जो है, डैट भी रिलेटिव प्रोनाउन का ही हिस्सा है। डैट के बारे में थोड़ा देर पहले मैंने और भी पढ़ाया था, एक और प्रोनाउन में आपको डैट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। कौन सा प्रोनाउन था याद करो, ठीक है, दिस, डैट, दोस, दिस पढ़ाया था ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी डैट यूज़ होता है और रिलेटिव प्रोनाउन में भी डैट यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ और तरीके से यूज़ हो रहा था डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव क्लाउज बताने के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब रिलेशन के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि डैट इज़ यूज फॉर पर्सन एंड थिंग, डैट पर्सन के लिए भी आ सकता है, थिंग के लिए भी आ सकता है, मतलब किसी इंसान के लिए भी आ सकता है या कोई सामान के लिए भी आ सकता है। जैसे कि डैट, डैट इज़ द पर्सन डैट फॉलोड द ट्रैफिक रूल्स, सॉरी यहाँ पर शुरू हुआ है, दिस इज़ द पर्सन डैट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो रूल्स एंड पर्सन के बीच में रिलेटिव क्लाउज है। द काउ डैट आई हैड इज़ अमेरिकन, तो काउ एंड अमेरिका के बीच में रिलेटिव क्लाउज है, ठीक है। तो डैट का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ होता है एज अ रिलेटिव क्लाउज, ओके। तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट। अब आगे देखो कुछ और भी हैं, रिलेटिव प्रोनाउन तो बहुत सारे हैं ना, तो यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा, हु के बारे में पढ़ा, हु एंड विच के बारे में, हु एंड विच के बारे में पढ़ा, डैट के बारे में पढ़ा, लेकिन हुज, हुम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हु एंड विच इज़ यूज्ड बोथ फॉर डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग केस, डैट इज़ यूज्ड एज डिफाइनिंग केस। फिर से पढ़ देता हूँ, हु या विच, हु और विच इज़ यूज्ड इन बोथ डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग केसेस, that is used in defining cases, ठीक है। The horse which Kamraz has bought is black,
तो यहाँ पर डिफाइनिंग केस शो कर रहा है। द हॉर्स विच कामराज हैज़ बाउट इज ब्लैक, घोड़ा काला है। आई हैव बाउट ए डॉग विच इज वाइट, ठीक है। हेयर इन द फर्स्ट सेंटेंस दैट कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ विच, बट इन द सेकेंड सेंटेंस आई कांट बी यूज्ड, ठीक है। इट कांट बी यूज कह रहा है कि पहले सेंटेंस को देखो एंड सेकेंड सेंटेंस को देखो, दोनों में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पर अंतर ये है कि इन द फर्स्ट सेंटेंस दैट कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ विच के जगह पे तुम दैट भी यूज़ कर सकते हो। द हॉर्स विच कामराज हैज़ बाउट इज ब्लैक, तुम ऐसे भी कह सकते हो द हॉर्स दैट कामराज हैज़ बाउट इज ब्लैक। तो यहाँ पर विच के जगह पे दैट लगा सकते हो। और दैट एंड कहाँ पे लगाया जाता है? डिफाइनिंग केस में। तो ये वाला जो सेंटेंस था मैंने बताया था, ये डिफाइनिंग मतलब कंप्लीट सेंस दे रहा है, और तो यहाँ पर डैट लगाया जा सकता है। लेकिन सेकेंड वाले में डैट नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है और नॉन डिफाइनिंग है। तो डैट हमेशा किसी को रिप्लेस करता है डिफाइनिंग केस वाले में। अगर तुम्हारा सेंटेंस है और विच लगा हुआ, डिफाइनिंग केस है तो विच को डैट में बदल दो, लेकिन नॉन डिफाइनिंग है तो डैट में नहीं बदला जा सकता है। सेकेंड सेंटेंस को देख लो, आई हैव बाउट ए डॉग विच इज़ वाइट। तो यहाँ पे डिफाइनिंग नहीं है कि किसने क्या खरीदा है, ठीक है। डॉग इज़ वाइट ये है, लेकिन यहाँ पर विच को डैट में नहीं बदल सकते हो। चलो आगे देखते हैं। डी, रूल नंबर 4, दैट इज़ यूज्ड आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है? डैट। सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। जैसे कि सुपरलेटिव कौन से प्रोनाउन, सुपरलेटिव डिग्री कौन से हैं? ऑल, सम, ओनली, नन, नथिंग, दिस ऑल आर सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि एग्जांपल देखो, सुपरलेटिव डिग्री खोजो और उसके बाद डैट देखो। लता वाज मोस्ट इक्वलेट स्पीकर दैट आई एवर हेयर्ड। तो यहाँ पर मोस्ट के बाद दैट आया है। आई, इट इज़ ओनली डंकीज दैट व्रे। तो यहाँ पर ओनली के बाद दैट आया है। तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट आएगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले डैट नहीं आता है, बाद में आता है, बाद में आता है, बाद में। चलो, हु इज़ यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। हु जो है हमेशा नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा हमेशा। इट इज़ फॉलोड बाय वर्ब वाइल। हुम जो है ना, हु या हुम में क्या अंतर है? हु जो है WHO वो सब्जेक्ट होता है, और हुम हमेशा कहाँ पे यूज़ होता है? ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट। इसीलिए हु इज़ यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस दैट इज़ फॉलोड बाय वर्ब, मतलब हु के बाद वर्ब आएगा, ठीक है। और हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इट इज़ नॉट फॉलो बाय द वर्ब, और हुम के बाद वर्ब नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द स्ट्रेंजर हुम आई मीट टुडे वाज एज ए फ्रेंड। तो हुम के बाद, हुम के तुरंत बाद क्या वर्ब आया? नहीं, वर्ब तो यहाँ पर है, हेल्पिंग वर्ब होगी। तो ये क्या है? हुम वाला एग्जाम्पल है। हु वाला एग्जाम्पल में क्या देखोगे तुम कि हु के बाद वर्ब आ रहा होगा। अब कुछ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये लास्ट भी है। चलो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इट रिफर्स टू द पर्सन और थिंग विच आर एक्टिंग टू इच अदर। मतलब एक दूसरे पे अगर एक्ट कुछ हो रहा है तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। इच अदर, वन अनदर, तो एक दूसरे में एक्ट हो रहा है ना। इच अदर इज यूज फॉर 2 पर्सन या 2 थिंग्स, एंड वन अनदर इज यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन। तो ध्यान रखना, इच अदर मतलब किसी दो के बारे में बात कर रहे हैं, और वन अनदर, ठीक है, दो से ज़्यादा। अनदर वन अनदर मतलब दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, दे ऑल प्रेज्ड वन अनदर, दे ऑल प्रेज्ड वन अनदर। जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने में सबको प्रेज किया, सबका बड़ाई किया। द 4 फ्रेंड्स क्वारल विथ ईच अदर। तो ईच अदर जो है क्या क्या, दोनों जो चारों फ्रेंड्स हैं ना, आपस दोनों एक क्वारल कर लिया आपने आपस दोनों में, ठीक है। ईच अदर हमेशा याद रखना 2 ही लोग के लिए यूज होता है। तो 4 फ्रेंड थे, 2 इधर 2 इधर, ओके।
ईच अदर इज यूज फॉर 2 पर्सन एंड थिंग्स। ओके, तो यही अंतर है, ईच अदर वन अनदर में अंतर समझ गए। बहुत बढ़िया। नोट है, नोट इम्पॉर्टेंट होता है हमेशा। नोट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड रिमेंबर दैट ईच अदर इज यूज फॉर 2 पर्सन थिंग्स एंड वन अनदर इज यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन थिंग। वही वाला है ऊपर में जो मैंने बताया, ईच अदर 2 के लिए एंड वन अनदर 2 से ज़्यादा लोग के लिए या थिंग के लिए। कुछ अब क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत हुआ, बहुत लंबा क्लास हो रहा है, ज़्यादा टेंशन नहीं लो, 10 ही क्वेश्चन है। अब तो तुमको बताना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन मैंने तुमको बताया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन सा होता है। तो ए किससे मिलेगा, ए किससे मिलेगा, फर्स्ट पर्सन इनमें कौन है, तो बोलेंगे ए का सी, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। अच्छा, थर्ड पर्सन इसमें कौन है, थर्ड में जेंडर पता होता है, जेंडर पता होता है, तो बी का 2 हो जाएगा, बी का 2। एंड सेकेंड पर्सन कौन है, तो सी का 1 हो जाएगा, सेकेंड पर्सन। अब ये वाला ऑप्शन में दिया गया है कहीं पे, ढूंढो तो, ये वाला फॉर्मेट ऑप्शन में दिया गया है, ए का 3, 3 to 1, 3 to 1 ढूंढना है तुमको, ऑप्शन नंबर डी, 3 to 1, 3 to 1। चलो, विच पेयर इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ईच, अच्छा अभी पढ़ा है, ईच अदर, वन अनदर, लास्ट काइंड था, तो ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। चलो, डैश इज माई पर्सनल कंप्यूटर, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा नाउन उठाएं जो कि एप्रोप्रिएट है। अच्छा, क्या हम लोग बोल सकते हैं मैनी इज़ माई पर्सनल कंप्यूटर, नहीं, ऑल इज़ माई पर्सनल कंप्यूटर, गलत, दोज इज़ माई पर्सनल कंप्यूटर, गलत, दिस इज़ माई पर्सनल कंप्यूटर, दिस इज़ माई पर्सनल कंप्यूटर, ये राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी नज़दीक चीज़ को दर्शाने के लिए दिस का यूज़ करते हैं, दोज का तो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, दोज हमेशा एक से ज़्यादा चीज़ के लिए आता है। तो क्या मतलब जैसे कि आप रोड पे रखा हुआ है, आपके घर से रोड 1 किलोमीटर दूर है, अब वो 1 किलोमीटर दूर है, आप बोलेंगे दोज आर माई पर्सनल कंप्यूटर, वो सभी मेरे पर्सनल कंप्यूटर है, तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो दिस, दोज का समझ गए, दिस एक के लिए, दोज अनेक के लिए। क्वेश्चन को बनाओ। 4, चूज द करेक्ट सेंटेंस। नाइदर ऑफ यू कैन गो, who is cam, the boy which works hard must succeed, none can did it। अच्छा, तो पहला ऑप्शन देखो, नाइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू मतलब कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। नाइदर हमेशा 2 लोगों के लिए यूज करते हैं, आइदर एंड नाइदर हमेशा 2 पर्सन्स की बात करते हैं, या थिंग, 2 पर्सन या थिंग, तो आइदर या नाइदर। आइदर ऑफ यू, तुम दोनों में से एक जा सकते हो, कैन गो। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, हु इज़ केम लिख दिया है, केम प्लूरल होता है, और हु जो होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है, तो प्लूरल नहीं यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट पर्सन के लिए हमेशा सिंगुलर। द बॉय विच वर्क हार्ड मस्ट सक्सीड, ठीक है, ये भी गलत है। नन कैन डिड इट, नन जो है ना हमेशा कोई नहीं, कोई ना मतलब बहुत 2 से ज़्यादा पर्सन के लिए यूज होता है, तो अगेन ये भी गलत है। पहला ही ऑप्शन तुमको लगेगा पढ़ के कि हाँ पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी देखने में गलत लगता है। ही डैश सेड सो यस्टरडे, ए है देम सेल्फ, हर्फ सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देखो तो कौन सही लग रहा है तुमको।